हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए IR का तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं आज, जिसमें हेडिंग लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो आज तारीख है 1/2026। आज का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, हेडिंग डालते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। जैसा कि हेडिंग से ही कंफर्म है आपको, रीजन मतलब वह रेंज किसके लिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप पाए जाते होंगे। ठीक है, बस यही रेंज आपको जानना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे। तो 2.5 से 7.4 मिली माइक्रोन तक ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं 4000 से 1430 सेंटीमीटर इनवर्स का जो रीजन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप की पीक आती है। इसीलिए इस रीजन को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। क्लियर? कोई डाउट? चलिए नोट्स लिखते हैं। द रीजन ऑफ .5 से आपका आता है 7.5, 7.4 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर। मिली नहीं, इसको माइक्रो पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? माइक्रोमीटर। अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स में देखना चाहें तो ये 4000 से शुरू होगा और जाएगा कहां तक? 1430 सेंटीमीटर इनवर्स। 2 यूनिट में ये रीजन बता दे रहा हूं, एक तो माइक्रोमीटर में और दूसरा सेंटीमीटर इनवर्स में। यह जो रीजन है इज रिलेटेड टू वाइब्रेशन चेंजेज इन ये वो क्षेत्र है जिसमें वाइब्रेशन चेंज होता है इन द फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ गई? कोई भी मॉलिक्यूल होगा, अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब इस रेंज में करता है तो फंक्शनल ग्रुप का क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी इतना हम कंफर्म हो जाएंगे कि यदि इस रेंज में कोई एब्जॉर्प्शन होता है तो मॉलिक्यूल में उपस्थित जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसी का यह एब्जॉर्प्शन है। इसी के कारण हेंस यही वह रीजन है, द रीजन इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, बात समझ में आई? ये एक डाटा उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को, उसी डाटा के आधार पर हम क्लियर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा जो हमारा होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन दूसरी हेडिंग डालनी है आपको, फिंगरप्रिंट रीजन। ये 7 से 11 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स का यह क्षेत्र है। ठीक ना? यही वह क्षेत्र है जिसमें अच्छी सी क्लियरेंस आपको आती है। किसके विषय में? मॉलिक्यूल की संरचना के विषय में। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, जो भी कंपाउंड होगा उसका वह एकदम क्लियर अच्छी सी डिटेल देता है, गुड इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो रीजन किसका कितना है? द रीजन ऑफ 7.0 to 11.0 माइक्रोमीटर, या हम कह सकते हैं माइक्रोमीटर को 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वो क्षेत्र हो गया। ये क्या देता है बेटा? गिव्स ए बहुत अच्छा गुड डील्स ऑफ
good deals of information regarding the structure of एक कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो संरचना होगी फिंगरप्रिंट रीजन बताता है, और यह ग्रुप्स के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, एंड वेरीज अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स, ग्रुप बदलेंगे संरचना बदल जाएगी। एंड दियर रिलेटिव पोजीशन, एंड दियर रिलेटिव पोजीशन, यह रीजन क्या कहा जाएगा? दिस रीजन इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। वीडियो को पास करिए, नोट्स बनाइए। मैं रब करता हूं 3, 2, 1, 0। वीडियो को रोककर आप अपने लिए नोट्स बना लीजिए। मैं नेक्स्ट हेडिंग चलता हूं। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाली है आपकी इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड, इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड। अब आप समझिए इंटेंसिटी किन बातों पर डिपेंड होती है। अगर कोई बांड है उसमें पोलैरिटी ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ग्रेटर इज द पोलैरिटी, ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। अगर बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है तो ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब समझिए एक बात मैंने बता दिया, ग्रेटर इज द पोलैरिटी, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन की ज्यादा होगी, पोलैरिटी कम होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं सिखा दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो हाईली पोलर होते हैं, इसलिए ये जो पिक्स देंगे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। द कार्बोनिल ग्रुप कैसे दिखाते हैं बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ इज हाईली पोलर। पोलर का मतलब तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस। एंड देयरफॉर अगर हाईली पोलर है तो क्या देने वाले हैं? gives rise to intense absorption bands। बात समझ में आ गई? जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, हाईली पोलर है, तो एक ऐसा बैंड देगा, इंटेंस बैंड देगा, ना ब्रॉड देगा ना शार्प देगा, इंटेंस बैंड देगा।
तगड़ा बैठ देगा। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, उसको जानना मस्ट है। तो इसको स्टार लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? स्टार। स्टार का मतलब है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब समझिए कि आईआर स्पेक्ट्रा फेल कहां होता है। जब इनांसियोमर की बात आएगी तो इनांसियोमर में यह विभेद नहीं कर पाता, यहीं पर आईआर हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। एक ही कमी आईआर में रह गई कि वह इनांसियोमर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। ठीक ना, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट लगभग सभी में एक जैसे होते हैं। ठीक है, लिखिए आईआर स्पेक्ट्रा कैन नॉट डिस्टिंग्विश या कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मतलब बेटा विभेद करना, अलग अलग करना, अंतर बताना। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनांसियोमर इनांसियोमर्स में यह विभेद करने में असफल रहा। जब हम किसी इनांसियोमर का स्पेक्ट्रा करते हैं तो हम सेम पिक पाते हैं। क्या पाते हैं? सेम स्पेक्ट्रा पाते हैं। बात समझ में आई? बिकॉज वी फाइंड द सेम स्पेक्ट्रा of different enantiomers दिस इज बिकॉज कारण क्या है कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है या स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड रिमेन्स द सेम इन ऑल इनांसियोमर्स। ठीक है, दिस इज बिकॉज कारण बताना बहुत जरूरी है कि दिस इज बिकॉज द फोर्स कांस्टेंट आर बॉन्ड स्ट्रेंथ are the same in enantiomers। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि आईआर का फेलुअर, आईआर फेल कहां होता है। ठीक है, नोट्स बना लिया आपने? वीडियो को रोकिए, मैं इसको रफ करने वाला हूं। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कंपाउंड इन ए ग्रुप। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि ग्रुप तो सेम होंगे, ग्रुप तो सेम होंगे। वही फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में है, वही फंक्शनल ग्रुप दूसरे कंपाउंड में है, तो दोनों की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इसका मतलब हुआ बेटा कि उस फंक्शनल ग्रुप का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होगा। फंक्शनल ग्रुप के इन्वायरमेंट से मतलब है कि फंक्शनल के अगल और बगल लगने वाले ग्रुप्स
लगने वाले कार्बन हाइड्रोजन की संख्या अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, भले ही फंक्शनल ग्रुप एक ही हो। फिर से समझिए, एक ही फंक्शनल ग्रुप दो कंपाउंड में उपस्थित है तो दोनों की स्पेक्ट्रा अलग अलग है, यानी कि दोनों का एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी अलग अलग। ऐसा इसलिए है कि उस फंक्शनल ग्रुप का जो इन्वायरमेंट है दोनों कंपाउंड में डिफर है। इन्वायरमेंट से मतलब होता है बेटा कि उसका पड़ोसी कौन है, उस फंक्शनल ग्रुप के अगल और बगल कौन कौन लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये सारे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक ना। अब एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी अगर सिर्फ ग्रुप पर डिपेंड होती तो सब की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी एक आती। बात समझ में आई? सिर्फ ग्रुप पर डिपेंड नहीं है। तो नोट्स बनाते हैं, द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स not only upon the functional group सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड नहीं होती, बट आल्सो डिपेंड्स अपॉन the environment of that group। इन्वायरमेंट अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप का, एग्जांपल लेते हैं फॉर कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को कैसे दिखाते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड O से। अब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में लीजिए, इन डिफरेंट कंपाउंड्स, एक ही फंक्शनल ग्रुप को मैं दो कंपाउंड्स में लेता हूं। इसमें लेता हूं, दो कंपाउंड्स में लेता हूं। जैसे एसीटोन में लेता हूं, किसमें लेता हूं, एसीटोन में। तो एसीटोन का जो फार्मूला होता है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है आपका, एसीटोन है। क्या है, एसीटोन है। इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है वह 1700 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है। अब इसी फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में ले जाते हैं। जैसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मिथाइल इथाइल कीटोन। क्या है इसका नाम, मिथाइल इथाइल कीटोन। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है। अब ध्यान दीजिए, दोनों के फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, कार्बोनिल ग्रुप है। कौन से है, कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन इस कार्बोनिल ग्रुप का जो इन्वायरमेंट है, एक तरफ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। लेकिन इस कार्बोनिल ग्रुप का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक तरफ तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरी तरफ का इन्वायरमेंट चेंज है। क्या है, ये है आपका इन्वायरमेंट, यानी फंक्शनल ग्रुप के अगल और बगल कैसे ग्रुप्स लगे हुए हैं, कैसे ग्रुप्स लगे हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, साइक्लोब्यूटेनोन का लीजिए। किसका लीजिए, साइक्लोब्यूटेनोन का। ये क्या है बेटा, साइक्लोब्यूटेनोन है। क्या है, साइक्लोब्यूटेनोन है।
यह जो एब्जॉर्प्शन बैंड देता है 1780 सेंटीमीटर इनवर्स का है। देखिए सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन सबके साथ का इन्वायरमेंट कैसा है, अलग अलग है। यही साबित करता है कि एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी फंक्शनल ग्रुप सेम होने पर भी अगर कंपाउंड बदलता है तो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या आती है, डिफर आती है। ठीक है, आप नोट्स बनाइए। बन गया? चलिए, अगर आपका बन गया तो मैं इसको रफ करता हूं। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। Factors affecting the vibrational frequency. Factors affecting the vibrational frequency. वे कौन कौन से कारक हैं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं? ठीक ना? तो कई कारक हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आप दो इफेक्ट पढ़ते हैं बेटा, एक इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रिजोनेंस इफेक्ट। ठीक, तो कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफर आई। हम हुक्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम थ्योरेटिकल वैल्यू कहते हैं या कैलकुलेटेड वैल्यू है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो डिफर आया। ऐसा जब डिफर हुआ तो उसके कारण को जानने के लिए देखा गया, तो उसमें दो कारण मिले। एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें दो चीजें आप पाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि हमें बीएससी की क्लासें लेनी है तो इसमें हमें नोट्स की भी प्रॉपर आवश्यकता पड़ेगी। ठीक ना? तो फॉलोइंग फैक्टर्स are responsible for किसके लिए? shift in the vibrational frequency. Shift in the vibrational frequency. ठीक ना? तो पहली क्या पड़ेगी बेटा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। पहली हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में दो आपको अध्ययन करना है, इंडक्टिव और रिजोनेंस इफेक्ट, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए, जिसमें मुख्यतः आपको पढ़ना सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप और सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड का। ठीक है, तो लिखते हैं द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सच एज, बताइए कौन कौन से हैं? सच एज इंडक्टिव इफेक्ट, एंड रिजोनेंस इफेक्ट। यही दो मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट। इन्फ्लुएंस द
जो प्रभावित करते हैं, influence the stretching vibrational frequency, stretching vibrational frequency of, किन की बात करेंगे? बोथ, दोनों की बात करेंगे। किसमें? जिसमें सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप होगा, एंड सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड की बात होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और CO ग्रुप की। ठीक है, इसमें हम पहले का अध्ययन करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं हम। इंडक्टिव इफेक्ट में दो इफेक्ट पाए जाते हैं बेटा, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक है, अब यह डिपेंड करेगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके डबल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या तो प्लस आई इफेक्ट से प्रभावित होंगे या माइनस आई इफेक्ट से प्रभावित होंगे। ठीक ना? The inductive effect of the group present in the vicinity of विसिनिटी मतलब होता है बेटा पड़ोस में, अगल बगल, ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप OR डबल बॉन्ड, या तो कार्बोनिल या तो डबल बॉन्ड के जो विसिनिटी मतलब पड़ोस में, अगल बगल है, मे बी आइदर प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट को कैसे समझेंगे कि ये जो होंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। आर माइनस आई इफेक्ट अथवा माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट को कैसे समझेंगे? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने का मतलब इलेक्ट्रॉन जिससे यह जुटा हुआ होगा उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट, ऐसे ग्रुप्स जिससे जुड़े हैं उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। विथड्रॉ मतलब लेना, रिलीज मतलब देना। समझिएगा, जैसे मेरा मित्र है, मुझसे जुटा हुआ है, वो बार बार मुझसे पैसे मांगता है, इसका मतलब वो विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब एक मित्र मेरा ऐसा है जो समय समय पर पैसे दे रहा है, तो वह क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दोनों को हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बगल हो जाता हूँ, आधा मिटा दिया हूँ, आधा बचा हुआ है। ठीक है? प्लस आई और माइनस आई दोनों को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना?
बिना एग्जाम्पल के ये दिमाग में बात आएगी ही नहीं कि कौन प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, कौन माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, जुड़े किससे होंगे? फंक्शनल ग्रुप से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? फंक्शनल ग्रुप से जुटे हुए होंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? प्लस आई इफेक्ट पढ़ते हैं कि प्लस आई इफेक्ट है तो वह क्या प्रभाव डालेगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया ना कि एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं। ठीक, जब प्लस आई इफेक्ट देंगे तो जो आपका रिड्यूस मास है या फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट को रिड्यूस करते हैं। ठीक, अगर फोर्स कांस्टेंट को रिड्यूस करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन है वह लोअर वेव नंबर की तरफ जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट को बढ़ाते तो हायर की तरफ जाता। फोर्स कांस्टेंट को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाएगा लोअर वेव नंबर की तरफ। ठीक है, तो द एल्काइल ग्रुप जितने भी एल्काइल ग्रुप होंगे हैव प्लस आई इफेक्ट। क्या रखते हैं ये? प्लस आई इफेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? प्लस आई इफेक्ट रखते हैं। प्लस आई इफेक्ट का परिणाम क्या होगा? टेंड्स टू रिड्यूस्ड, कम करते हैं किसको? इसको कम करेंगे द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट। हुक्सला में देखिए फोर्स कांस्टेंट है, परिणाम क्या होगा? देयरफॉर एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स टू, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट चला जाएगा लोअर वेव नंबर की तरफ, लोअर वेव नंबर। अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं, थियरी कम समझ में आती है, एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आता है। मैं कार्बोनिल ग्रुप का एग्जाम्पल लेता हूं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर इससे लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, क्या लगे हैं? हाइड्रोजन, तो ये मिलता है बेटा हमको 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ठीक है, चलिए अब एल्काइल ग्रुप लगाते हैं इसके साथ। एक एल्काइल ग्रुप लगाते हैं CH3। CH3 क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा? इस फंक्शनल ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देगा। आना चाहिए था क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अनुसार 1750 आना चाहिए था, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? लोअर हो गई। कितनी आ गई? 1740 सेंटीमीटर इनवर्स आ गई। चलिए इसी फंक्शनल ग्रुप को मैं दो एल्काइल ग्रुप दे देता हूं, एक इधर CH3, एक इधर CH3। ये CH3 की क्या प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर बढ़ेगी? कार्बोनिल ग्रुप पर। किस पर बढ़ेगी? कार्बोनिल ग्रुप पर। तो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाएगा और लोअर की तरफ, ये मिलेगा आपको 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों एग्जाम्पल से कंफर्म होता है कि अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो जो वेव नंबर होगा वो घटते हुए क्रम में होगा। ठीक है, 10 रिजल्ट लिखते हैं इस एग्जाम्पल का।
10 greater is the plus I इफेक्ट, अगर ज्यादा होगा तो स्मॉलर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव नंबर, जो वेव नंबर होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। बात यहां तक क्लियर। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। जैसे इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन, तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, नोट्स लिखा आपने, मैं रफ कर रहा हूं। अब आते हैं माइनस आई इफेक्ट की तरफ। किधर आते हैं, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब हुआ कि जिससे जुटेगा उसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे एक मेरा दोस्त है जो हमेशा मुझको पीछे की तरफ खींचता है, आगे नहीं जाने देता। क्या करता है, वो हर बात पर, किसी न किसी बात पर हमको डिप्रेस किए रहता है। तो ये कैसे हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले हैं। कैसे हैं, माइनस आई इफेक्ट हैं। क्या कहा जाता है इनको बेटा, शॉर्टकट में हम कहें तो इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप है। कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग होंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे आपका देखिए द एटम्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं, सच एज, जैसे आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। ETC हैव माइनस आई इफेक्ट, ये जिससे जुटेंगे उसी का नुकसान करेंगे। ठीक, अगर ये किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। जब फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाएगा हायर वेव नंबर की तरफ। ठीक है, डियर प्रेजेंस, इनकी उपस्थिति इन द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में होंगे, इन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट। क्या करेंगे, इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। परिणाम क्या होगा, देयरफॉर, कामा हमेशा लगाएंगे, हेंस 10, देयरफॉर के बाद कामा लगाते हैं। द एब्जॉर्प्शन shifts to higher wave number। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हायर वेव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझिए, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया उसी से शुरू करता हूं कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ उपस्थित है। एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। लास्ट में आपने देखा था अभी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये आया था। अब इसी में मैं ऐसे को लगा रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप है। बात समझिए अच्छे से। एक तो वो दिखाया जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था। अब इसी से मैं तुलना करने वाला हूं, तो यहां देखूंगा CH2, एक Cl लगाया। क्या लगाया,
एक Cl, ये तो इधर दे रहा है, ये इधर देना चाह रहा है, लेकिन क्लोरीन ने क्या किया, इसको पीछे खींचा। अब ये हमको मिलेगा 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ठीक है, चलिए एक और लगा देता हूं। एक Cl तो लगाया ही था, दूसरी तरफ भी मैं Cl लगा देता हूं। Cl कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप है। अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा 1748 सेंटीमीटर इनवर्स पर। आप इन तीनों एग्जाम्पल से देखिए कि इसमें प्लस आई इफेक्ट था, माइनस आई बनाने के लिए एक Cl लगाया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन का वेव नंबर बढ़ गया। फिर 2 Cl लगाया तो वेव नंबर क्या हुआ, और बढ़ गया। इससे साबित होता है कि जितना माइनस आई इफेक्ट होगा उतना हाई वेव नंबर होगा। प्रेजेंट लिखते हैं 10, प्रेजेंट लिखते हैं ग्रेटर द माइनस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, कामा लगाइए, हायर विल बी द वेव नंबर फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में दो हैं, एक प्लस और एक माइनस आई इफेक्ट। अब इसका दूसरा पार्ट है रिजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में दूसरे पार्ट में मैं चलता हूं रिजोनेंस पर। किस पे चलता हूं, रिजोनेंस पर। ठीक है, चलिए दूसरी हेडिंग लगाते हैं इसमें, रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट, चाहे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, अगर कॉन्जुगेशन घटता है, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेशन घटता है, ठीक ना। कॉन्जुगेशन क्या करता है, फोर्स कांस्टेंट को कम करता है, फोर्स कांस्टेंट को डिक्रीज करता है। अगर फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन लोअर वेवलेंथ की तरफ जाता है। किधर जाता है, लोअर वेवलेंथ की तरफ जाता है। तो लिखते हैं द कॉन्जुगेशन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन unsaturated hydrocarbon are in the aromatic decreases the magnitude of force constant फोर्स कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड को
डिक्रीज कर देते हैं। देयरफॉर परिणाम क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स टू लोअर वेव नंबर। एग्जाम्पल देखिए इसका, मिथाइल विनाइल कीटोन को देखा जाए। किसको देखा जाए, मिथाइल विनाइल कीटोन को। CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है बेटा, मिथाइल विनाइल कीटोन। क्या है, मिथाइल विनाइल कीटोन है। ये आना चाहिए था 1715 पर, लेकिन आता है 1690 पर। ठीक है, क्योंकि इसमें रिजोनेंस है। तो एब्जॉर्प्शन शिफ्टेड फ्रॉम 1715 टू 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, बेंजल्डिहाइड। देखिए क्या, देखिए बेंजल्डिहाइड। क्या देखिए, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, 1715 पर आना चाहिए था, 1700 पर आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें रिजोनेंस है। क्या नाम है इसका बेटा, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड या बेंजल एल्डिहाइड भी इसको तोड़कर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होता है फ्रॉम 1715 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर यह चेंज होता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रभाव करने वाले में दूसरा बनेगा जो नेक्स्ट हेडिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आज की क्लास यहीं रोकते हैं, रात के बज चुके हैं 9:30। ठीक है, आप लोग भी खाइए, नहाइए, सो जाइए। मैं भी थोड़ा इसको एडिट करूँगा। ठीक है, गुड नाइट। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, परीक्षा की तैयारी में लग जाइए।